Hello everyone, very good afternoon. Again we are back on the 6th of January current affair. मिशन 2024 हमारा चल रहा है और बाकी करंट अफेयर्स भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। 26 ऑफ मई को आपका एग्जाम है। वी विल ट्राई कि हम सारा का सारा ए टू जेड कवर कर ले। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। सबसे पहला जो मेरे पास जो करंट अफेयर है वो बेसिकली 17 प्रोडक्ट हैव वी जो 17 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो 17 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने दिख जाएंगे आपको। उड़ीसा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, जेके के अंदर, जम्मू कश्मीर और गुजरात के अंदर। उड़ीसा के अंदर कौन कौन से हैं ये आप देख लो एक बारी। ठीक है, सॉरी। तो लांजा सोरा पेंटिंग है, ये उड़ीसा की है। डोंगरिया कौन सा शॉल है वो भी उड़ीसा की है। खजूरिया गुड़ा गुड़ा है बेसिकली, ठीक है, उड़ीसा का है। धेकननाल मागजी है, वो वहीं का है। सिमलीपाल काई चटनी है, वहीं की है। नायागढ़ कतेनमुडी ब्रिंजल वहीं की है। और कोरापुट कंजीरा राइस वहीं की है। और अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ दिख जाएगा, हैंडमेड कारपेट है, वांचो वुडन क्राफ्ट है, आदि करी जिंजर है वहाँ का। वेस्ट बंगाल का तंगेल साड़ी है, कोलोनिया राइस है, सुंदरबन हनी है वहाँ का। वहीं जे का अनारदाना है और गुजरात का कच्ची खरेक है। तो ये यहाँ के हैं। तो ये सारे देखो याद करना थोड़े से टफ हो जाता है, बट एटलीस्ट बस आप एक बार इमेज को माइंड में एक दो बार देख लेंगे तो फिट बैठ जाएगी, तो आपको अंदाजा लग जाएगा ये कहाँ का है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इनका तो आप याद कर लोगे, ऊपर का थोड़ा सा एक बार नजर मार लेना। ठीक है, जीआई टैग क्या है? देखो, एक ना डेजिग्नेशन है, एक तरीके कैटेगरी, एक ना डेजिग्नेशन प्रोवाइड की जाती है किसी प्रोडक्ट्स को, ताकि आने वाले टाइम में उसका एक्सपोर्ट और उससे उस एरिया उसको कंजर्व किया जा सके। और ये बेसिकली 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, होता अंडर किसके है ये? अंडर द पेरिस कन्वेंशन के अंदर जो आईपीआर होते हैं उनका उस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, कवर किया जाता है। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स भी इसके अंदर आता है, मैड्रिड एग्रीमेंट भी है, लिस्बन एग्रीमेंट भी है। तो तीनों एग्रीमेंट के थ्रू इनको देखा जाता है। ठीक है, देखा जाता है, यानी कि तीनों एग्रीमेंट जीआई टैग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से होता है। वहीं जीआई टैग बेसिकली 1999 का एक्ट है इसके पास, हाँ, इसके लिए हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 एडमिनिस्टर किया जाता है आरजीआई के थ्रू, जिसमें 10 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, उसके लिए होता है। और इसे डीआईपीपी देती है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटेलेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको सबको पता ही है। सो दिस इज ओके। वहीं अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लीगल सर्विस कमेटी होती है उसके एक जो चेयरमैन जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं बेसिकली जस्टिस बी आर गवई। उनको बेसिकली यहाँ का, इससे पहले जो थे वो बेसिकली संजीव खन्ना थे। अभी सुप्रीम कोर्ट जज जी एस बी आर हैज बीन नॉमिनेटेड एज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। इससे पहले थे वो हमारे पास संजीव खन्ना जी थे। अब सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी क्या है? बेसिकली एक ना एक्ट, एक सेक्शन है 3 ए, जिसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया गया है, जहाँ पर जो वीकर सेक्शन होता है उनको फ्री फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो कोर्ट वोर्ट से ज़्यादा दूर ना रहे, या फिर अगर वो कुछ उनको ऐसा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो डायरेक्टली फ्री लीगल सर्विसेज ले सकते हैं। इस तरीके का हमारे पास दो जगह है, दो चीज़ें हैं, एक है नालसा और दूसरा है सालसा, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अब इनको चेयरपर्सन बनाया गया, तो चेयरपर्सन कौन होता है? कमेटी के अंदर देखो टोटल 9 लोग होते हैं, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं बी आर गवई होंगे और 9 अदर मेंबर्स होंगे बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके थ्रू, और बाद में ये अपॉइंट करेंगे इन सारे लोगों को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? देखो, हमारे पास डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके अंदर उसके अंदर ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, जो बताता है कि जो हर किसी को एक्सेसिबल होना चाहिए जस्टिस, इंश्योरिंग फी, इंश्योर किया जाए कि उसको फ्री लीगल एड मिले, जो कि पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है उनको। वहीं आर्टिकल जो 14 है और 22 है, प्रमोटिंग इक्वालिटी, इन्फॉर्म्ड राइट फॉर ऑल। तो ये दोनों के दोनों, ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये आप पढ़ सकते हो। अब इसके लिए क्या है, यानी कि आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 22, ये सारी चीज़ें। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया हुआ है 1987 का, जो कि स्टेचुटरी बेस है, लीगल एड प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए होता है नालसा। ठीक है, और दूसरा स्टेट के अंदर होता है सालसा, यानी कि यहाँ पर नालसा होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस तरीके से काउंट किया जाता है। तो इन जो नालसा है बेसिकली उसको बनाया गया था 1995 के अंदर, समझ आ गए। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट वाला है वो बनाया गया था 1987 के अंदर। ठीक है, नालसा और सालसा ध्यान रखिए, जहाँ पर फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो वहीं अगर आप देखोगे तो दूसरा मेरे पास जो करंट अफेयर है वो मेरे पास रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल ऑफ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको। तो उनको कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनको सिंबल्स उनके कुछ प्रोवाइड किए जा सकें
इनको बेसिकली रुप्स कहते सकते हो आप, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को। अब होती कौन है ये वो पार्टीज होती हैं यानी कि जिन्होंने इलेक्शन तो लड़ा था लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि वो नेशनल या फिर स्टेट की वो पार्टीज नहीं है, तो इनको सॉरी अनरिकॉग्नाइज में काउंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था उनको इतने परसेंट वोट नहीं मिले थे जितने कि रिक्वायर्ड होते हैं आपको एक रिकॉग्नाइज पार्टी बनने में। सो दैट्स द मेन रीजन। तो इस वजह से इनको सॉरी अनरिकॉग्नाइज कहा जाता है। ओनली 30% ऑफ द ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन 2019 लोकसभा। दे आर गवर्न बाय द स्टेट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर। और न्यू रूल्स क्या है वो एक बार देख लो। तो बेसिकली 11 जनवरी 2024 से इनको कर दिया गया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना ऑडिट प्रोवाइड करेंगी ताकि उनको एलोकेशन सिंबल्स का एलोकेशन किया जा सके। अपना ऑडिट प्रोवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का, और जिनका जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है लास्ट 2 इलेक्शंस के अंदर वो देंगी। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद में वंस ये सारी चीज़ें फर्निश हो जाती हैं तो रब्स को बेसिकली एक कंसेशन के तौर पे एक कॉमन सिंबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा, अलॉटेड एज द इलेक्शन सिंबल, जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? देखो, जस्ट कुछ नहीं है इसमें, आपको कोई ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली बस आप अपना थंब इंप्रेशन, अपना बैंक सिलेक्ट करो, थंब इंप्रेशन डालो, अमाउंट डालो, आपका अमाउंट बाहर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। अब ये क्यों है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? 2023 के अंदर जो फ्रॉड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। 11% ऑफ साइबर फाइनेंशियल स्कीम ऑरिजिनेटिंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बाय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन I4C के थ्रू। मोस्ट ऑफ जो फ्रॉड होते हैं वो बेसिकली बिहार और झारखंड के थ्रू होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल 1930 हेल्पलाइन रिकवर द 13 लाख कंप्लेंट्स रिसीव किए उन्होंने टोटल साइबर के बेसिकली साइबर इनेबल फाइनेंशियल फ्रॉड्स के थ्रू। अब AEPS फ्रॉड इंक्लूड इंटेंसिव बायोमेट्रिक क्लॉनिंग। अब बायोमेट्रिक क्लॉनिंग कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बाद भी इस तरीके का क्यों हो रहा है देख लो। 13 लाख कंप्लेंट बहुत होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक पर्सन है जो पेमेंट सर्विसेज अलाउ करती है, यूजर एक्सेस दर आधार इनेबल बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब कैसे होगा डायरेक्टली? अब ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं बहुत लोकली इंटरनेशनली सारे के सारे टोटल किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू, आपको पता ही है सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास भी आते होंगे कहीं के इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। मैं फेक आईडीज बना बना के काफ़ी आपने देखा होगा। प्लस सेक्सटोर्शन भी होता है। अब व्हाट इज AEPS? जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक लाइट फैसिलिटी है बेसिकली, NPCI ने बनाया जो कि आरबी जॉइंटली विद RBI और IBA इसके थ्रू है। सिक्योर एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज है, कोई OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिमिनेट द ओट, कोई OTP जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैंक डिटेल डालो, अपना थंब इंप्रेशन डालो, हो जाएगा। ठीक है, इज सिंपली। लेकिन अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसको भी ब्रेक कैसे किया जा सकता है? लीक बायोमेट्रिक डिटेल। बायोमेट्रिक आपकी डिटेल आपकी लीक हो जाएगी, उसका थंब, उसने नकली थंबप्रिंट बना लिया, हो जाएगा। सिलिकॉन थंब्स बन जाते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में कि वो कोई पासवर्ड डालने के लिए उसके ऊपर एक पन्नी सी लगाते हैं फिर उसके ऊपर करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिलिकॉन बेसिकली। लैक ऑफ ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन, यानी कि आपके पास आपने थंब इंप्रेशन लगाया और वो आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग। जो समझ जाओ आपके पास ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको मैसेज नहीं आ रहा, समझ जाओ इस सारी चीज़ें। अब तो इसकी वजह से इसके और काम किया गया, तो आपको आधार का लॉक और अनलॉक करने का सिस्टम प्रोवाइड किया गया। सो दिस इज बेसिकली ऑल द थिंग्स जो चल रही हैं इसको लेके, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। दैट्स कॉल्ड द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। समझ में आ गया? वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन। देखो वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हैज, उन्होंने नॉमिनेट किए हैं 3 जगह। 3 जगह कौन कौन सी हैं? इंदौर, भोपाल, उदयपुर, फॉर द वेटलैंड एक्रीडेशन सिटी के तौर पे अंडर द रामसर कन्वेंशन। 3 जगह कौन कौन सी हैं? इंदौर, भोपाल, उदयपुर। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रामसर साइट्स है। सो इट इज़ द फर्स्ट नॉमिनेशन इट्स काइंड ऑफ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के थ्रू। पहली बार ऐसा किया गया है कि कुछ ऐसा सिटीज़ को रिकमेंड किया हो। अब क्या है? सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, रामसर साइट क्लोजर टू द इंदौर, ये दोनों के दोनों इंदौर में है। भोज आपको पता है भोपाल के अंदर है। उदयपुर के अंदर 5 है हमारे पास, पिछौला है, रन सागर है, स्वरूप सागर है, दूध है। ठीक है, दूध तलाई है। ये हमारे पास सारी की सारी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। क्या है ये? एक वॉलेंट्री एक्रीडिशन सिस्टम है बेसिकली, जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए इनको काम किया जाता है। ओरिजिन कब हुआ इसका? रामसर साइट का एक जो कॉप 12 था 2015 के अंदर, उसके अंदर इन सारी चीज़ों किया गया। तो इनका वाइज यूज़, यानी कि एक अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए, उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए इनको बेसिकली लाया जाता है। और इंडिया में इसका सिग्निफिकेंस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे पास एक इनिशिएटिव है अमृत धरोहर इनिशिएटिव, तो इसकी वजह से इनको और ज़्यादा बढ़ाया गया। अब जब एक बार अगर ये ग्रांट हो जाता है, कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए इनको ग्रांट कर दिया जाता है। अभी क्या क्या होते हैं रामसर साइट्स में? क्या आते हैं बेसिकली? मार्श आ जाता है, फैन आ जाता है, पीटलैंड आ जाता है, वाटर आ जाता है जो कि एक तरीके से,
नेचुरल, आर्टिफिशियल, स्टैटिक, ये सारी चीज़ें, फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर, ये काउंट कर लेते हैं। लेक्स भी कई बार काउंट हो जाती हैं, सो दिस इज वाटर के अंदर वही आते हैं। तो रामसर साइट क्या है? एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि 1971 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पर हुआ था, तो उसी के नाम पर इसका रामसर साइट रख दिया गया। 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं रामसर साइट के अंदर टिल 2024 के अंदर, और 1981 के अंदर अराउंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कब होता है? जब कोई रामसर साइट बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, खराब होने, तो उसके अंदर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया जाता है। केवला देव को इसके अंदर डाला गया था, ध्यान रखिएगा। जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल के अंदर अराउंड 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी इसके अंदर रामसर, इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है, जिसको रिसेंटली कुछ टाइम पहले ऐड किया गया था। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, 14 रामसर साइट सिर्फ तमिलनाडु से, तो ये आपको ध्यान रखने की है। ओके, चलो, ये था ये वाला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। रेजुपेव टेक्नोलॉजी एट इंडो चाइना बॉर्डर। तो बीआरओ क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है कि कैपेसिटी इनहेंस हो फोर्सेस की अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है, बाय यूजिंग ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जिसको उन्होंने नाम दिया रेजुपेव। अब रेजुपेव क्या है, बीआरओ क्या कर रहा है रेजुपेव पे? देखो, रेजुपेव एक तरीके का डेवलप किया गया था सीएसआईआर के थ्रू, जो कि बेसिकली सेंट्रल रोड सीएसआईआर कह रहा हूँ उसे, ठीक है। बेसिकली है क्या ये? बायो ऑयल बेस्ड है, यानी कि आपने देखा होगा ना, डामर आपने सुना होगा, तो उस तरीके का ही है, जहां पर वो डामर जब डालते हैं तो कई बार हीटिंग छोड़ता है, तो ये हीटिंग नहीं छोड़ेगा। बिटोमेन जो मिक्सेस होते हैं उसके वजह से हीटिंग नहीं आएगी, और रोड को ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने में हेल्प करेगा। दिस इज बेसिकली रेजुपेव। ओके, सिंपल सी भाषा में यही एक टेक्नोलॉजी है जो कि बिटुमिनस रोड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज ड्यूरिंग लो एंड सब जीरो टेम्परेचर, तो वहां पर कम से कम एटलीस्ट अच्छे तरीके से और लंबे टाइम तक टिकी रहेंगी। बीआरओ है सक्सेसफुली अप्लाइड रेजुपेव एट द वर्ल्ड हाईएस्ट सेला टनल, वहां पर ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और बेसिकली रोड सेक्शन नियर द चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, टेक्नोलॉजी डेवलप बायो बेस्ड, इको फ्रेंडली है, 100% बायो ऑयल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द, जिससे बेसिकली बायो ऑयल के थ्रू ही बनाया जा रहा है। अब सेला टनल क्या है? सेला टनल को बेसिकली सेला पास के पास बनाया गया है, माउंटेन में, हाई एल्टीट्यूड है, टोटल 4200 मीटर के करीब है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी तवांग रीजन में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से, और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बायोलेन टनल है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो ये समझने के लिए आप इस पे आ जाओ, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंडो चाइना बॉर्डर, जो कि टोटली बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारी बाउंड्री शेयर करने में इंडिया के साथ, चाइना में। बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर जो शेयर होती है, और इंडिया जो चाइना के साथ में जो हमारी बाउंड्री शेयर होती है, वो होती है 3488, 3488 किलोमीटर समथिंग। सो चाइना सेकंड पे नंबर पे आता है। इंडो चीनो बॉर्डर बेसिकली तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा होता है मिडल सेक्टर, और तीसरा होता है ईस्टर्न सेक्टर, जिससे कि 5 जो हमारे स्टेट्स हैं वो इसके साथ में बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है ऊपर, उसके नीचे हिमाचल है, फिर उत्तराखंड आता है, इस तरफ में सिक्किम आ जाएगा, और प्लस अरुणाचल प्रदेश, ये इसका बॉर्डर शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा, 3488 किलोमीटर का हम बॉर्डर इनके साथ शेयर करते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं दोबारा सेवन तो सॉरी संडे है, तो हम दोबारा से एक बार वीकली रिवाइज करने की और कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा बढ़िया लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट करंट अफेयर में।